मधु चलते चलते बहुत थक गई थी। उसने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा, जिसमें दोपहर के 2:20 हो रहे थे। वो मन ही मन बोली, बस मधु, आज का एक लास्ट इंटरव्यू और बचा है। उसके बाद तो तू चाहकर भी कहीं और इंटरव्यू देने नहीं जा सकती, क्योंकि 3 बजे के बाद तो उन्हीं कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है जो 3 बजे के पहले वहां पहुंच चुके होते हैं। वो यही सब सोचते हुए एक ऑफिस के अंदर आ गई। ऑफिस के अंदर बहुत से लड़के लड़कियां वहां लगी चेयर्स पर बैठे हुए थे और एक लड़की एक एक करके सबको अंदर भेज रही थी। मधु उसके पास आकर बोली, एक्सक्यूज मी। उस लड़की ने मधु की ओर देखा तो वो अपना सीवी उससे देते हुए बोली, मैं मधु शर्मा इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वो लड़की उसका सीवी देख ही रही थी कि तभी पीयून ने आकर उस लड़की से धीरे से कुछ कहा और मधु को देखते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही वो लड़की मधु को उसका सीवी वापस देते हुए बोली, आई एम सॉरी मधु जी, पर जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है और आपके पास इस काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी। मधु उस लड़की को हैरानी से देखने लगी। मुझे लगता है कि आपने अपना ही दिया हुआ ऐड ठीक से नहीं देखा। इतना कहकर मधु ने अपने बैग से न्यूज़पेपर निकाला और उस लड़की को दिखाते हुए बोली, ये देखिए, इसमें साफ लिखा है कि अनएक्सपीरियंस लोग भी इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आप मुझे मना कैसे कर सकती है। वो लड़की उसका सवाल सुनकर हक्की बल्कि रह गई और फिर बोली, मैम अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे बॉस का फोन आया था। उन्होंने हमें साफ कहा है कि बिना एक्सपीरियंस वाले किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू ना लिया जाए, इसलिए आई एम सॉरी। पर मैम तजुर्बा तो काम करने से आता है ना। हर कोई अगर यही कहकर एक फ्रेशर को जॉब देने से इनकार करेगा तो उसे कभी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। मधु ने उस लड़की को जवाब दिया तो वो लड़की हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, यहाँ जो भी फ्रेशर आता है मैम वो यही कहता है, पर मैम एचआर डिपार्टमेंट में हम किसी भी ऐसे इंसान को नौकरी नहीं दे सकते जिसे एक्सपीरियंस ना। पर मैं ये रख देती हूँ, जब कभी हमारे ऑफिस में कोई और वैकेंसी निकलेगी तो हम आपको कॉल जरूर करेंगे। इतना कहकर उस लड़की ने मधु के हाथ से उसका सीवी फिर से ले लिया, पर मधु अपना सीवी वापस लेते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं अब इस ऑफिस में काम करना ही नहीं चाहती, क्योंकि इंदौर में और भी बहुत से ऑफिस हैं जहां मुझे बिना एक्सपीरियंस की नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए पलटी और मन ही मन बोली, ये आप क्या कर रहे हो महादेव, और क्यों कर रहे हो। आज मैं जितनी भी जगह इंटरव्यू के लिए गई हूँ, एक जगह भी इंटरव्यू नहीं दे पाई। कहीं पर सिलेक्शन हो चुका था तो कहीं एक्सपीरियंस चाहिए और कहीं पर तो इंटरव्यू ही कैंसिल हो गए। पता नहीं आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। मैंने सोचा था कि जितनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी उतनी जल्दी मैं करण साहब के घर से शिफ्ट हो जाऊंगी, पर नहीं, आप तो मेरा सोचा कभी नहीं होने देते। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, आज नहीं तो कल ही सही, मैं अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर ही दम लूंगी। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी वहां खड़े एक लड़के ने उसे रोका, रुकिए मैम। मधु के कदम रुक गए और उसने पलटकर उस लड़के की ओर देखा। उस लड़के ने उसके हाथ से उसका सीवी लिया और बोला, आप मेरे कैबिन में आइए। मधु उसे हैरानी से देखने लगी तो उस लड़के ने उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज मैम, आई इंसिस्ट, प्लीज आइए। उसके रिक्वेस्ट करने से वो सोच में पड़ गई और उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया। उस लड़के ने अपने कैबिन की ओर हाथ बढ़ाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। मधु बिना कुछ कहे कैबिन की ओर चली दी। वो लड़का भी कैबिन में आया और सामने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए मधु से बोला, बैठिए। वो चुपचाप बैठ गई। उस लड़के ने मधु का सीवी देखते हुए पूछा, तो मधु शर्मा नाम है आपका? जी, मधु ने जवाब दिया। उस लड़के ने उसकी ओर देखा, देखिए मधु जी, इस पोस्ट के लिए तो हमें किसी एक्सपीरियंस होल्डर की जरूरत है, इसलिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर अगर आप चाहे तो मेरी दोस्त की इवेंट कंपनी में उनकी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकती। मधु के मुरझाए हुए चेहरे पर जैसे रौनक सी आ गई। उस आदमी ने अपने टेबल की ड्रॉर से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मधु को देते हुए बोला, मुंबई में एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी एक ब्रांच यहाँ इंदौर में भी है और मेरी दोस्त कीर्ति वही यहाँ की सारी वेडिंग ऑर्गेनाइज करती है। उसे अपने लिए एक ऐसी असिस्टेंट की जरूरत है जो अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करे, और हाँ, वो भी आपकी तरह यही सोचती है कि एक्सपीरियंस काम करने से ही आता है। इस कार्ड में उसका नंबर और ऑफिस का एड्रेस है। आप कल सुबह 10 बजे वहां इंटरव्यू के लिए पहुंच जाइएगा। थैंक यू सो मच, मधु कार्ड लेते हुए बोली।
तो वो लड़का मुस्कुरा दिया। फिलहाल कीर्ति इंदौर की एक बहुत रिच फैमिली की वेडिंग प्लान कर रही है। अगर भगवान आप पर मेहरबान रहा तो आपका पहला ही प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा। मधु ये सुनकर बहुत खुश हुई, पर मन ही मन बोली, भगवान अगर मेहरबान होते तो मैं आज सुबह से जॉब लिए नहीं भटक रही होती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मधु उस लड़के की ओर देखकर बोली। वो लड़का उठकर खड़ा हुआ और मधु की ओर अपना हाथ बढ़ाकर बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये जॉब जरूर मिलेगी। मधु हल्की से मुस्कुरा दी। वो भी अपनी चेयर से उठी और उससे हाथ मिलाकर बोली, थैंक यू, मैं चलती हूँ, बाय। वो लड़का भी बोला तो मधु वहां से चली गई। उसके जाते ही उस लड़के ने आदि को फोन किया। आदि करण के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग में बैठा हुआ था। अपने फोन की बेल बजते ही उसने तुरंत करण की ओर देखा, जो उसके फोन की रिंग सुनकर उसे ही घूर रहा था। आदि ने तुरंत कॉल कट कर दी और अपना फोन साइलेंट पर कर लिया। करण कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों की ओर देखते हुए बोला, आप सब ये बात जानते ही है कि पूरी खुराना फैमिली मेरी शादी के लिए कल उदयपुर जा रही है। इसलिए जाने से पहले मैं आप सबसे बात करना चाहता था। इस वक्त खुराना कंस्ट्रक्शन की 30 से भी ज्यादा साइटों पर काम चल रहा है और इन साइटों पर कम से कम 10,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मेरी जब भी जरूरत पड़े आप लोग मुझे और आदि को बेझिझक फोन कर सकते हैं। खुराना कंस्ट्रक्शन की किसी भी साइट का काम रुकना नहीं चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी साइट पर काम एक दिन के लिए भी बंद हुआ तो कंपनी को नुकसान होगा और हम अपना प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। मैं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस डेट क्लियर? यस सर, सब एक साथ बोले। करण फिर से बोला, पीयूष, इंदौर में हमारी जितनी भी साइट्स चल रही है तुम खुद दिन में एक बार सारी साइट्स पर विजिट करोगे और नाइट में मुझे वहां चल रहे काम की रिपोर्ट मेल करोगे। इतना कहकर उसने अपने दूसरे एम्प्लॉय विकास की ओर देखा और बोला, और तुम विकास, तुम इस बात का ध्यान रखोगे कि हर साइट पर मटेरियल टाइम पर पहुंचे। जी सर, विकास तुरंत उठकर बोला। करण ने श्रुति की ओर देखा। श्रुति, हमारी साइटों पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें से किसी का भी पेमेंट रुकना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई नो सर कि ये मेरा काम है, आप चिंता मत करिए, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी। ये सुनकर करण ने अपना लैपटॉप बैग में रखा और बोला, गुड, आज की मीटिंग यही खत्म होती है। अब मुलाकात उदयपुर से लौटने के बाद ही होगी। मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है, मैं निकलता हूँ। आदि, मेरे केबिन में आओ जल्दी। आदि कुछ कहता उसके पहले ही करण अपना बैग लेकर वहां से चला गया। आदि ने तुरंत अपना फोन उठाया और फोन करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। जैसे ही दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव की तो आदि ने तुरंत पूछा, काम हो गया लक्ष्य? हाँ आदित्य, तुम्हारा काम हो गया। तुमने जैसा कहा था मैंने उस लड़की से ठीक वैसा ही कहा है, दूसरी ओर से लक्ष्य बोला। आदि मुस्कुरा दिया, थैंक यू सो मच लक्ष्य, तुझे पता भी नहीं है कि तूने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आदि की बातें सुनकर लक्ष्य तुरंत बोला, आदित्य, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। करण साहब के लिए मैं तुम्हारा इतना काम तो कर ही सकता हूँ। करण का नाम सुनते ही आदि के चेहरे के रंग ही उड़ गए और उसके कदम भी रुक गए। उसने अपने आसपास देखा और बोला, लक्ष्य, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मधु बहुत खुददार लड़की है, इसलिए अगर उसे पता चला कि करण सर उसे अपनी ही शादी के प्रोजेक्ट पर काम दिलवा रहे हैं तो वो ये नौकरी कभी नहीं करेगी। और फिर जो कुछ भी न्यूज़पेपर में आया था उसकी वजह से मधु को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी और करण सर नहीं चाहते कि अब उसे और कोई परेशानी हो। तुम तो जानते ही हो कि करण सर की शादी उदयपुर में है और वो कल ही इंदौर से उदयपुर जा रहे हैं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी गैरमौजूदगी में कोई भी उस लड़की को उनकी वजह से परेशान करे। बस इसलिए वो चाहते हैं कि मधु भी किसी बहाने से उदयपुर आ जाए। वैसे मेरी तुमसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज आज जो भी तुमने हमारे लिए किया है और जो भी मैंने तुमसे कहा है उसे प्लीज हमेशा के लिए भूल जाना। ये बात मधु को कभी पता ना चले, क्योंकि करण सर यही चाहते हैं। और हाँ प्लीज करण सर के सामने भी इस बात का कभी जिक्र मत करिएगा। लक्ष्य तुरंत बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात भूल गया समझो। वंस अगेन थैंक्स लक्ष्य, आदि फिर से बोला तो लक्ष्य मुस्कुरा दिया। आदि ने करण के कैबिन की ओर देखा और बोला, बाय लक्ष्य, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आपकी सोसाइटी हम ही बना रहे हैं। जी जरूर,
बाय। लक्ष्य के इतना कहते ही आदि ने कॉल कट की और ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोला, हे महाकाल, मुझे प्लीज बचा लेना। शालिनी आंटी के लिए मैं करण सर के खिलाफ जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैंने उनके नाम का इस्तेमाल करके मधु को उनकी ही शादी के प्रोजेक्ट में काम दिलवाने की पूरी तैयारी कर दी है। अगर करण सर को ये बात पता चली तो वो मुझे जिंदा ही खुराना कंस्ट्रक्शन की दीवारों में चुनवा देंगे। प्लीज भगवान, मुझे बचा लेना। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता आदि। कोई नहीं। तभी करण वहां आकर बोला। उसे देखते ही आदि घबरा गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मन ही मन बोला, लगता है इन्होंने सब सुन लिया आदि, अब तो तू गया। करण गुस्से में उस पर भड़का। 10 मिनट पहले मैंने तुम्हें मेरे कैबिन में आने के लिए कहा था, पर अब लगता है तुम्हें आजकल मेरी कोई भी बात सुनाई नहीं देती है। मेरे कैबिन में आओ जल्दी। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कैबिन में चला गया। उसके जाते ही आदि भी उसके कैबिन की ओर दौड़ा। करण ने अपनी चेयर पर बैठते हुए उससे पूछा, तुम्हें मैंने सुबह कुछ काम दिया था? जी सर, हो गया आपका काम। आदि के इतना कहते ही करण ने उसे घूरते हुए पूछा, मतलब मधु को नौकरी मिल गई? ये सुनकर आदि की आंखें पूरी खुल गई और वो हैरानी से उसे देखने लगा। करण ने उसे घूरा, अगर मधु को इस शहर में नौकरी मिली आदि, तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। नहीं सर, नहीं मिलेगी। आज वो जहाँ जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली है और मिलेगी भी नहीं, आदि घबराकर बोला। करण बिना कुछ कहे टेबल पर रखी फाइल उठाकर पढ़ने लगा। आदि ने हिम्मत करके पूछा, सर आपने कल उस लड़की के लिए ममताजी को उनकी फैमिली से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उस लड़की के लिए आप खुद सामने आए और आपने सबको सच भी बताया, जबकि आपको सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आदि की बातें सुनकर करण ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। करण के देखते ही वो घबराकर बोला, मेरा मतलब था कि अगर उस लड़की को नौकरी मिल जाए तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना। उसके लिए अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं। तभी करण बोला। आदित्य उसे एकटक देखने लगा। करण ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल फिर से टेबल पर रखी और बजट की फाइल ढूंढने लगा, पर आदि वहीं खड़ा उसे हैरानी से देखने लगा। करण ने एक दूसरी फाइल उठाई और उसकी ओर देखकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मधु के पास खुराना कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करने के अलावा कोई रास्ता ना बचे, इसलिए उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आदि पलके झपकाना भी भूल गया। करण ने दोनों फाइल अपने बैग में रखी और बोला, मेहरा साहब के होटल के ब्लूप्रिंट में मैंने तुम्हें कुछ करेक्शन करने के लिए कहा था। 1 घंटे में ब्लूप्रिंट्स लेकर घर पहुंचो। आदि ने सिर हिला दिया तो करण अपना बैग लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही आदि सोच में पड़ गया, ये सब क्या रहा है? करण सर उस लड़की को अपने ऑफिस में देखना चाहते हैं, इसलिए वो उसे कहीं और नौकरी करने नहीं देना चाहते, और शालिनी आंटी उसे अपने साथ उदयपुर ले जाना चाहती है। क्यों? कहीं कुछ तो ऐसा है जो शालिनी आंटी ने मुझे नहीं बताया। इधर मधु थकी हारी आउट हाउस पहुंची और आते ही सोफे पर बैठ गई। रोशनी उसे देखते ही जल्दी से पानी ले आई और उसे देते हुए बोली, दीदी पानी। मधु ने पानी का ग्लास लिया और पानी पीने लगी। रोशनी उसकी हालत देखकर बोली, दीदी मैं ना आपके लिए तुलसी अदरक वाली गरम गरम चाय बनाकर लाती हूँ, देखना पीते ही आपकी थकान उतर जाएगी। मधु अपना सिर पकड़कर बोली, हाँ रोशनी प्लीज जल्दी से ले आ, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। बस अभी लाई दीदी। रोशनी के जाते ही मधु ने पास ही टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और मीरा का नंबर मिलाने लगी। दूसरी ओर से मीरा ने उसकी कॉल रिसीव करते ही पूछा, मधु तेरा फोन अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? कल सुबह ठीक हो जाएगा, मैं अभी अभी मोबाइल शॉप से ही आ रही हूँ, मधु ने जवाब दिया। मीरा थोड़ा उदास होकर बोली, मधु मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। उसके इतना कहते ही मधु की आंखें भी भर आईं और वो रोते हुए बोली, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है मीरा, 2 दिन तुझसे नहीं मिली हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे तुझसे मिले हुए सालों हो गए। तुझे पता है, आज जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो रास्ते में मुझे बहुत से पानी बताशी वाले मिले, पर तेरी कसम मैंने एक भी पानी बताशी नहीं खाई। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरे बिना पानी बताशी खाने का मन ही नहीं किया। ये सुनकर मीरा भी रोने लगी। आई एम सॉरी मधु, मैं सच में तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करूं, मजबूरी में मुझे इस वक्त तुझसे दूर आना पड़ गया। पर तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर हम दोनों पानी बताशी भी खाएंगे और राजबड़े की कचौड़ी भी, और हाँ, हम ना तेरी फेवरेट जगह मांडव घूमने भी जाएंगे, बहुत मजे करेंगे हम वहाँ। ये सुनकर मधु के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
तभी वहां करण आ गया, पर मधु को रोते देख दरवाजे पर ही रुक गया। तभी दूसरी ओर से मीरा ने पूछा, अच्छा बता, तू इंटरव्यू के लिए गई थी तो तुझे नौकरी मिली या नहीं? मधु ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, आज नहीं मिली पर कल जरूर मिल जाएगी। मीरा मुस्कुरा दी, वैसे मैं नहीं थी तो तू सारा दिन पैदल ही घूमी होगी, है ना? नहीं मीरा, मैं बिल्कुल भी पैदल नहीं चली, सच्ची। वैसे तुझे पता है, कल मुझे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरा दिल कहता है कि कल मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। फिर मेरी सारी मुश्किलें पल भर में ही दूर हो जाएंगी। मैं फिर से खुली हवा में सांस ले सकूंगी और मुस्कुरा सकूं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, करण मन ही मन बोला। तभी मधु को ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई है। वो तुरंत मीरा से बोली, अच्छा मीरा, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करती हूँ। मीरा कुछ कहती उसके पहले ही मधु ने रिसीवर रख दिया और उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी। पर तभी रोशनी चाय लेकर वहां आ गई और मधु के पास आकर बोली, दीदी आपकी चाय। मधु बिना कोई जवाब दिए बस दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। तभी करण ने सामने आकर रोशनी से पूछा, रोशनी मम्मा कहाँ है? रोशनी ने तुरंत जवाब दिया, पता नहीं भैया, मैम साहब तो बस सुबह यहाँ आई थी, उसके बाद से यहाँ आई ही नहीं, घर पर ही होगी। अगर वो घर पर होती तो मैं यहाँ क्यों आता? करण गुस्से में बोला और फिर वहां से जाने लगा। तभी मधु आहिस्ता से बोली, चाय पी लीजिए। उसके इतना कहते ही करण के कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा और बोला, थैंक यू, पर मैं चाय नहीं पीता, कॉफी पीता हूँ, और वो भी ब्लैक कॉफी। मधु उसे घूरते हुए बड़बड़ाए, कड़वी कॉफी पीते हैं इसलिए ही तो इतने कड़वे हैं। कुछ कहा तुमने? करण ने उसे बुदबुदाते देखा तो पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ये कह रही थी कि आज चाय पी लीजिए। मीठी चाय पीने से जुबान भी मीठी हो जाती है। करण उसे गुस्से में घूरने लगा। मधु ने रोशनी की पकड़ी हुई ट्रे से चाय का कप उठाया और करण के पास आकर बोली, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, पर अगर हम उन मुश्किलों का सामना एक कप मीठी चाय से करें तो सारी मुश्किलों का हल पल भर में ही निकल आता है, ऐसा मुझे लगता है। करण उसे एकटक देखने लगा। मधु ने चाय का कप करण की ओर बढ़ाया पर करण ने मुंह फेर लिया। तभी रोशनी बोली, दीदी मैं आपके लिए दूसरी चाय ले आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई। मधु फिर से करण से बोली, वैसे मैं भी कॉफी पसंद नहीं करती, पर फिर भी मैंने कल रात आपकी खुशी के लिए कॉफी पी थी, तो आज आप मेरी खुशी के लिए चाय पी लीजिए प्लीज। करण ने ना ही चाय ली और ना ही कोई जवाब दिया। मधु मुस्कुराते हुए फिर से बोली, प्लीज। करण ने उसकी ओर देखा और फिर कुछ पल सोचने के बाद चाय का कप ले लिया। तभी रोशनी दूसरा कप लेकर आ गई। उसने जैसे ही करण के हाथ में चाय का कप देखा तो हैरान रह गई। वो मधु को चाय देते हुए मन ही मन बोली, मैम साहब ठीक ही कहती है कि मधु दीदी ही वो लड़की है जो शायद करण भैया के लिए इस दुनिया में आई है। आज मधु दीदी ने वो काम कर दिया जो मैम साहब भी नहीं कर पाए। आज इतने सालों बाद करण भैया ने चाय को छुआ है। मुझे ये बात मैम साहब को बतानी होगी। थैंक यू रोशनी। तभी मधु चाय का कप लेकर बोली। रोशनी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। करण अभी भी कप लिए खड़ा था तो मधु सोफे पर बैठते हुए बोली, आप बैठकर आराम से चाय का लुत्फ उठा सकते हैं, ये आपका ही घर है। मैं तो बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। करण बिना कुछ कहे मधु के ठीक सामने सोफे पर बैठा और चाय का एक घूंट पीकर बोला, इतना कॉन्फिडेंस, लगता है तुम्हें जॉब मिल गई है और इसी खुशी में तुम मुझे ये चाय पिला रही हो। मिली तो नहीं है पर बहुत जल्द मिल जाएगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। मधु के जाने की बात करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पर उसने मधु को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। मधु भी बिना कुछ कहे चाय पीने लगी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके करण की ओर देखा। मैं जानती हूँ कि कल रात मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने या आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चाय खत्म करके कप टेबल पर रख दिया। फिर उसने मधु की ओर देखा और खड़े होकर बोला, बहुत थकी हुई लग रही हो, जाकर आराम करो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। पर तभी मधु ने फिर से पूछा, आपने मुझे माफ कर दिया ना? करण के कदम रुक गए। उसने पलटकर उसकी ओर देखा। मैं किसी को भी इतनी आसानी से माफ नहीं करता, तो तुम्हें इतनी आसानी से माफ कैसे कर दूं? ये सुनकर मधु आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसका चेहरा देखकर करण ने फिर से अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने शुरू किए।
उसे अपने पास आता देख मधु घबरा कर अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने 2 कदम ही पीछे लिए थे कि उसका पैर कारपेट में उलझ गया, पर वो गिरती उसके पहले ही करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मधु ने खुद को संभाला और अपना हाथ उससे छुड़ाकर बोली, थैंक यू। मुझे सॉरी और थैंक यू कहना शुरू करोगी तो कहते कहते तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, पर फिर भी सॉरी और थैंक यू की लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है मुश्किलों में फंसने की। मुझे देखकर मुश्किलों में फंसना तुमने अपना शौक बना लिया है, करण उसे घूरते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल तो आप हो। जब से आप मुझे मिले हो मेरी जिंदगी की मुश्किलें इतनी स्पीड से बढ़ती चली जा रही है जैसे मुश्किलें ना हुई मशरूम की खेती हो गई। आज काटो कल फिर उग जाएगी, और ऊपर से आप मेरे पास आने का एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं। मौका मिला नहीं कि झट से मुझे पकड़कर अपने करीब ले आते हैं और फिर इल्जाम मुझ पर डालते हैं कि मैं आपको देखकर जानबूझकर गिरती हूँ। आपका बस चले तो आप मुझे कभी छोड़ो ही ना, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ ताकि आपसे दूर रहूँ, ताकि आप मेरे पास ना आए, ताकि मुझे आपसे नजरें ना चुराना पड़े, ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं, ताकि मैं। एक सांस में इतना कहते कहते अचानक उसकी नजर करण पर पड़ी, जो हाथों की घड़ी बांधे उसे ही घूर रहा था। उसे देखते ही मधु की आवाज गुम हो गई और वो झेप गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम पीछे लिए और ऊपर अपने कमरे की ओर भागने लगी, पर तभी करण ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर अपने करीब ले आया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।